तो इस वीडियो में हम एपोप्टोसिस के बारे में जानेंगे। बेसिक से लेके एकदम एक्सट्रीम लेवल तक एपोप्टोसिस की हर बात को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एपोप्टोसिस होता क्या है। तो एपोप्टोसिस एक सेल डेथ का पाथवे है। और भी पाथवे होते हैं, नेक्रोसिस एक पाथवे, वैसे ही एपोप्टोसिस भी सेल डेथ का एक पाथवे। बट हाँ, हम एपोप्टोसिस को सेल सुसाइडल डेथ कहते हैं। एपोप्टोसिस से जो सेल की डेथ होती है उसको हम सुसाइडल डेथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस सेल की डेथ होती है, मान लीजिए इस सेल की डेथ होनी है, तो ये इस सेल का एपोप्टोसिस होना है, तो ये सेल खुद ही कुछ ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा जो एंजाइम 3 काम करेंगे। पहला काम, उस सेल के खुद के न्यूक्लियर डीएनए को डिग्रेड कर देंगे, उस सेल के न्यूक्लियर प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देंगे और उस सेल के साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देंगे। तो बेसिकली एक ऐसी सेल डेथ है जिसमें खुद ही सेल कुछ ऐसे एंजाइम्स एक्टिवेट कर रही है जो खुद के ही न्यूक्लियर डीएनए को, खुद के ही न्यूक्लियर प्रोटीन्स को, खुद के ही साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को डिग्रेड कर दे। एक बहुत ही रेगुलेटेड, टाइटली रेगुलेटेड प्रोग्राम होता है। तो हाँ, एपोप्टोसिस एक पाथवे है सेल डेथ का जो इंड्यूस होता है एक बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम से, जिसमें जिस सेल को खुद को मरना है वो खुद ही कुछ ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है जो उसी सेल के न्यूक्लियर डीएनए को, न्यूक्लियर प्रोटीन्स को और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को डिग्रेड कर दे। बहुत ही बेसिक सा मैकेनिज्म अगर हम देखें तो एपोप्टोटिक सेल का डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो एपोप्टोटिक सेल कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स बनाती है जिस फ्रेगमेंट्स में कुछ पोर्शन ऑफ जो मेन सेल है उसके कुछ पोर्शन उसके साइटोप्लाज्मा, उसके न्यूक्लियस का कुछ पोर्शन होता है, पर हाँ उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम इंटैक्ट रहती है विथ ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर्स। तो उन फ्रेगमेंट्स को हम एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं उन फ्रेगमेंट्स को हम? एपोप्टोटिक बॉडीज़। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जाना, इंटैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन की क्या ज़रूरत थी? सेम स्ट्रक्चर के साथ क्यों नहीं? क्योंकि एपोप्टोटिक बॉडीज़ अब डिग्रेड होने वाली है, इनका फेगोसाइटोसिस होने वाला है। तो ये जो ऑल्टर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये ऑल्टर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक तरह से सिग्नल भेजता है कि सेल का फेगोसाइटोसिस होना है, क्योंकि मैक्रोफेजेस को क्या पता पड़ेगा किस सेल का फेगोसाइटोसिस करना है। तो हाँ, ये जो ऑल्टर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये कुछ सिग्नल्स भेजती है। इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे सिग्नल्स भेजती है, क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। बट बहुत ही बेसिक बात है कि इसका मेम्ब्रेन में कुछ ऑल्ट्रेशन देखने को मिलती है जो फेगोसाइटोसिस के लिए सिग्नल भेजती है मैक्रोफेजेस को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डेड सेल्स हैं और इसके फ्रेगमेंट्स हैं, ये इतने ज़्यादा जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं कि इसके जो अंदर का कंटेंट लीक आउट नहीं होता। जब तक अंदर का कंटेंट लीक आउट नहीं होगा तब तक किसी भी तरह का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, शायद इसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को रोकने के लिए एपोप्टोसिस इतनी जल्दी करा दिया जाता है कि उसका अंदर के सेलुलर कंपोनेंट्स लीक नहीं हो। क्या ज़रूरत है? तो एक बहुत बेसिक सी बात हम समझते हैं। देखिए, बस ये एक छोटा सा वर्ड, फिजियोलॉजिकल। हमारी बॉडी में बहुत बार फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। अगर हर फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी की नीड है, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है बॉडी में, ज़रूरत है बॉडी को एपोप्टोसिस की। अगर हर एपोप्टोसिस से, हर सेल डेथ से इन्फ्लेमेशन होने लग गई बॉडी में, तो फिर तो हम जी लिए, अपनी ज़िंदगी हम जी लिए। इसलिए एपोप्टोसिस इतना जल्दी होता है कि उसके अंदर का सेलुलर कंपोनेंट लीक आउट नहीं हो और बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस नहीं हो।
तो इन बहुत बेसिक बातों से हमने मतलब केवल डेफिनेशन जानी अभी तक हमने, इससे ही हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बीच में फ़र्क पता कर सकते हैं। पहला फ़र्क, ये सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं है बट हाँ बहुत बेसिक जो बातें हमने जानी उससे पहला डिफरेंस कि एपोप्टोसिस में जो मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है, जबकि नेक्रोसिस में मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी लॉस्ट हो जाती है। दूसरा अगर हम बात करें तो एपोप्टोसिस एक सुसाइडल प्रोग्राम है, जबकि नेक्रोसिस एक एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल है। एपोप्टोसिस में किसी भी तरह के सेलुलर कंपोनेंट का लीकेज नहीं होता, जिसके कारण कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होती, जबकि नेक्रोसिस में सेलुलर कंपोनेंट का लीकेज होता है, जिसके कारण इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होस्ट सेल में देखने को मिलती है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अगर होगी तो उसके साथ कोलेटरल टिश्यू डैमेज भी होगा। मतलब अगर ए सेल के कारण इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रही है तो उसके पास के बी सेल का भी डैमेज होगा, जबकि हमको फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ए सेल के कारण बी सेल का डैमेज नहीं करवाना है। इसलिए एपोप्टोसिस इस तरह से होता है कि उसमें किसी भी तरह का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। एपोप्टोसिस नेक्रोसिस के साथ कोएग्जिस्ट करता है और बहुत बार एपोप्टोसिस खुद नेक्रोसिस की ओर प्रोग्रेस करता है। तो एपोप्टोसिस के बारे में जानने के बाद अब हम एपोप्टोसिस के कुछ कॉजेज़ के बारे में जानेंगे। तो जो एपोप्टोसिस है वो नॉर्मली बॉडी में अकर होता है, चाहे डेवलपमेंट का टाइम हो तब या एडल्टहुड का टाइम हो तब। क्यों होता है नॉर्मली बॉडी में? क्योंकि कुछ अनवांटेड सेल्स, एजेड सेल्स या पोटेंशियली हार्मफुल सेल्स, उनको एलिमिनेट करने के लिए। इस एपोप्टोसिस को हम फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस कहते हैं। बॉडी में कोई भी पैथोलॉजी नहीं है, फिर भी एपोप्टोसिस हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स देख ले फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस। तो मैंने जैसे बोला था कि डेवलपमेंट के टाइम, तो हाँ, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो कुछ सेल्स का प्रोग्राम्ड डिस्ट्रक्शन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो वेब टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डिसअपियर हो जाना बिटवीन फिंगर्स। जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म मतलब एडल्ट ह्यूमन है उसमें फिंगर्स के बीच में वेब टिश्यूज़ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका डिस्ट्रक्शन हो चुका है। हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यूज़, जब हार्मोन नहीं होता तो जो हार्मोन का एब्सेंस है आप मान लीजिए, तो जो हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू है उनमें एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। जिसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम एंडोमेट्रियल सेल्स का ब्रेकडाउन होता है। अगर मेनोपॉज के बाद ओवेरियन फॉलिकल का अट्रेशिया देखने को मिलता है। वीनिंग के बाद लैक्टेटिंग ब्रेस्ट का रिग्रेशन होता है। कैस्ट्रेशन के बाद प्रोस्टेट में एट्रोफी देखने को मिलती है। तो इन सब में जो सेल्स होते हैं उनका एपोप्टोसिस होता है। कुछ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स होती हैं, उनके मैच्योरेशन के पहले या उनके मैच्योरेशन के बाद उनके एलिमिनेशन के लिए एपोप्टोसिस होता है बॉडी में। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने अपना काम कर चुके हैं, जिस काम के लिए उस सेल को बनाया था वो काम कर चुका है, तो उसके बाद उस सेल का एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। जैसे कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स के बाद न्यूट्रोफिल का एपोप्टोसिस होता है। इम्यून रेस्पॉन्स खत्म होने के बाद लिम्फोसाइट्स का एपोप्टोसिस होता है। या फिर अगर बात करें तो जो सेल्स प्रोलिफरेट हो रहे हैं उसमें सेल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एपोप्टोसिस होता है सेल्स का। जैसे बोन मैरो और थाइमस हो गया तो उसमें इमैच्योर लिम्फोसाइट्स का एपोप्टोसिस होता है।
जर्मिनल सेंटर्स में बी लिम्फोसाइट्स का एपोप्टोसिस होता है, इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स में एपिथेलियल सेल्स का एपोप्टोसिस होता है। वहीं कुछ एपोप्टोसिस पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में एपोप्टोसिस क्यों होता है, अभी हम केवल इतना सा जानेंगे कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन में एपोप्टोसिस होता है। इसी वीडियो में थोड़े टाइम बाद हम ये जानेंगे कि एपोप्टोसिस कैसे होता है, इसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में एपोप्टोसिस कैसे होता है। अभी केवल इतना समझिएगा कि जैसे डीएनए डैमेज होता है, तो डीएनए डैमेज का एक इम्पॉर्टेंट कॉज है साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स या फिर हाइपोक्सिया। इनके कारण जब डीएनए डैमेज होता है तो हमारे पास एक सेकेंड, हाँ, तो हमारे पास मान लीजिए सेल का डीएनए डैमेज हो चुका है। तो अगर इस सेल का डीएनए डैमेज हो चुका है तो हमारी बॉडी सबसे पहले तो रिपेयर मैकेनिज्म को लाएगी। अगर ये रिपेयर मैकेनिज्म सक्सेसफुल रहता है तो वेल एंड गुड, बट जब ये रिपेयर मैकेनिज्म सक्सेसफुल नहीं रहता, मतलब बॉडी इस सेल को रिपेयर नहीं कर पा रही है, तो फिर इस सेल का एपोप्टोसिस कराना ही हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है और इस सेल का एपोप्टोसिस करा दिया जाता है। अगर इस सेल का एपोप्टोसिस नहीं कराया जाएगा तो ये कोलेटरल टिश्यूज़ को डैमेज करेगा। तो इस कोलेटरल टिश्यू डैमेज को रोकने के लिए जिस सेल का डीएनए डैमेज होता है उस सेल को एपोप्टोसिस करा दिया जाता है। अगर एपोप्टोसिस नहीं कराया तो जैसा हम सब जानते हैं, एक सेकेंड, मान लीजिए सेल का डीएनए है, ये डैमेज हो चुका है, तो ये सेल म्यूटेशन के लिए प्रोन हो जाएगा। और अगर ये सेल म्यूटेशन के लिए प्रोन हो जाएगा तो इस सेल का मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इस मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि हम इस सेल की प्रोग्राम्ड सेल डेथ कर दें, यानी सेल का एपोप्टोसिस करा दें। तो इफ रिपेयर मैकेनिज्म कांट कॉप अप then in such situation elimination of cell is a better alternative than risking mutation in damaged DNA resulting in malignant transformation। तो जिस तरह डीएनए डैमेज के कारण एपोप्टोसिस होता है, ठीक उसी तरह मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन जब हो जाता है बॉडी में तो वो एपोप्टोसिस को करवाता है। क्या होता है, जब अब मिसफोल्डेड प्रोटीन्स कैसे बन सकते हैं बॉडी में, तो उसके दो कॉज होते हैं। या तो एक्सट्रिंसिक स्ट्रेस जैसे फ्री रेडिकल डैमेज के कारण हो गया, या इंट्रिंसिक की अगर बात करें तो जैसे जो जीन एनकोड कर रहा है प्रोटीन को, उस जीन में म्यूटेशन हो गया तो उसके कारण मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनेंगे। और जब ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे तो ये हमारी सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्यूमुलेट होंगे, जिसके कारण बॉडी या सेल एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जिसको बोलते हैं ईआर स्ट्रेस, और ये ईआर स्ट्रेस एपोप्टोसिस को इंड्यूस करवाती है। क्या मैकेनिज्म है, अभी थोड़ी देर बाद हम जानेंगे कि ईआर स्ट्रेस से एपोप्टोसिस कैसे होता है। बट हाँ, अभी तक केवल इतना समझे कि ईआर स्ट्रेस एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें एपोप्टोसिस होता है। कुछ इन्फेक्शंस में भी एपोप्टोसिस होता है सेल का, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस हुआ। दो एग्जाम्पल लेते हैं हम वायरल इन्फेक्शन में। एक एग्जाम्पल लिया हमने HIV वायरस, एक हमने एग्जाम्पल लिया हेपेटाइटिस वायरस। इन दोनों में एपोप्टोसिस होता है, पर क्या अंतर है? HIV वायरस, तो HIV वायरस में जो वायरस होता है वो सेल का एपोप्टोसिस करवाता है, ठीक है, जो वायरस होता है वही सेल का एपोप्टोसिस करवाता है। जबकि हेपेटाइटिस में वायरस सेल का एपोप्टोसिस नहीं करवाता, जबकि होस्ट सेल ही खुद का एपोप्टोसिस करवाता है। क्यों करवाता है? ताकि और सेल्स डैमेज नहीं हो।
तो सेल डेथ इन सर्टेन इन्फेक्शंस एपोप्टोसिस के कारण होती है, जिसमें वायरस इंड्यूस एपोप्टोसिस एडिनो वायरस या HIV वायरस में होता है, जबकि होस्ट सेल इंड्यूस एपोप्टोसिस वायरल हेपेटाइटिस में होता है। चौथा जो है वो है पैथोलॉजिकल एट्रोफी। बहुत सारे पेरेन्काइमल ऑर्गन्स में डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के बाद उस ऑर्गन की पैथोलॉजिकल एट्रोफी देखने को मिलती है। वो पैथोलॉजिकल एट्रोफी एपोप्टोसिस के कारण होती है। जैसे कौन कौन से ऑर्गन में? पैरोटिड ग्लैंड में, पैंक्रियाज में, किडनी में। अगर इनकी डक्ट्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो अगर मान लीजिए पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो थोड़े टाइम बाद पैरोटिड ग्लैंड की पैथोलॉजिकल एट्रोफी हो जाएगी। पैरोटिड ग्लैंड के सेल्स सेल्स का एपोप्टोसिस हो जाएगा। CTL यानी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स मेडिएटेड मैकेनिज्म्स किस में देखने को मिलता है? तो ट्यूमर्स में कुछ सेल डेथ एपोप्टोसिस के कारण होती है, या जो सेलुलर रिजेक्शन है, ट्रांसप्लांट्स का सेलुलर रिजेक्शन होता है, वो भी एपोप्टोसिस के कारण ही होता है। मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है A, जिसमें हमने B पर्सन की किडनी डाली। अब इस A पर्सन में B पर्सन की किडनी डाली है हमने, उल्टा मैंने एरो बना दिया, एरो ऐसा कुछ होएगा, आप ऐसा, ठीक है। तो इस A पर्सन के साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स ने उस किडनी को रिजेक्ट कर दिया, तो उस किडनी का सेल्स, वो किडनी डैमेज होएगी, ख़त्म होएगी। तो किसके कारण होएगी? एपोप्टोसिस के कारण, ठीक है। तो ये तो कुछ कॉजेस थे एपोप्टोसिस के, चाहे वो पैथोलॉजिकल कॉज हो या फिजियोलॉजिकल कॉज हो। तो कॉजेस जानने के बाद हम ये जानते हैं कि एपोप्टोसिस के कारण, एपोप्टोसिस के टाइम सेल में क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल और क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो है वो है कि सेल श्रिंकेज देखने को मिलता है। मतलब सेल की साइज स्मॉल होती है और जो उसके ऑर्गेनेलीज होते हैं उनकी साइज़ भले ही नॉर्मल रहती है, लेकिन वो टाइटली पैक्ड होते हैं और साइटोप्लाज्म डेंस होता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको मेरे को नहीं लगता समझाना चाहिए, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए ये सेल था पहले और इसके अंदर ऑर्गेनेलीज इतनी थी। अब इस सेल की साइज़ हो गई इतनी छोटी हो गई, लेकिन ऑर्गेनेलीज की साइज़ नॉर्मल है। तो जब सेल की साइज़ छोटी हो गई और ऑर्गेनेलीज की साइज़ नॉर्मल है, तो टाइटली पैक्ड तो हो गई, पहली बात। उसका साइटोप्लाज्म पहले ऐसा था और बाद में डेंसली पैक्ड हो गया। तो सेल की श्रिंकेज के कारण उसकी ऑर्गेनेलीज टाइटली पैक्ड हो गई, उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो गया। ये बात हमको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि जो बाकी फॉर्म ऑफ सेल इंजरी होती है उसमें अर्ली फीचर सेल स्वेलिंग होता है, ना कि सेल श्रिंकेज। लेकिन एपोप्टोसिस में अर्ली फीचर सेल श्रिंकेज होता है। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है? तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपोप्टोसिस का। क्रोमेटिन पेरीफ्री में एग्रीगेट हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे, और न्यूक्लियस से वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हमने देखने को मिलता है? तो साइटोप्लाज्मिक ब्लैब्स, एपोप्टिक बॉडीज़, जिसके बारे में हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक ब्लैब्स क्या होते हैं? तो ये हेमिस्फेरिकल फ्लूइड कंटेनिंग बॉडीज़ होती है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? तो फैगोसाइटोसिस हो जाता है एपोप्टोटिक सेल का। हम सबको डिस्कस करेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थॉट टू रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग एपोप्टोसिस टिल लास्ट स्टेज व्हेन दे बिकम परमिएबल टू नॉर्मली रिटेन्ड सॉल्यूशन। कि वो लास्ट स्टेज तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, पर लास्ट स्टेज में वो कुछ ऐसे सॉल्यूट जिनको नॉर्मली रिटेन करके रख सकती है उनके लिए भी परमिएबल हो जाती है। मतलब वो सॉल्यूट सेल के अंदर से बाहर जाने लग जाता है। अगर एक सिचुएशन ऐसी हो जब एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस साथ में हो रही हो, तो सीवियरिटी डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, ना कि नेचर ऑफ स्टिमुलस।
तो सीवियरिटी रेदर देन द नेचर ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द पाथवे ऑफ सेल डेथ, नेक्रोसिस बीइंग मेजर पाथवे when there is advanced ATP depletion and membrane damage। जब भी ATP कुछ ज़्यादा डिप्लीट हो गई और मेम्ब्रेन कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गई है तो नेक्रोसिस एक मेजर पाथवे होता है सेल डैमेज का। उस समय एपोप्टोसिस एक मेजर पाथवे नहीं है सेल डैमेज का। यूजुअली क्या होता है कि जो नेचर ऑफ स्टिमुलस होता है वो डिटरमाइन करता है कि सेल डेथ किस प्रोसेस से होगी, लेकिन जब सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो नेचर नहीं डिसाइड करके सीवियरिटी डिसाइड करती है कि एपोप्टोसिस होगा या नेक्रोसिस होगा। हिस्टोलॉजिकल अगर हम फीचर्स की बात करें तो हिस्टोलॉजी देखने से पहले ही बहुत ज़्यादा एपोप्टोसिस ऑलरेडी टिश्यू का हो चुका होता है, इसलिए एपोप्टोसिस को हिस्टोलॉजिकली पता लगाना मुश्किल है। बायोकेमिकल चेंजेस की बात करें तो एपोप्टोसिस एक कैस्पेज एक्टिवेशन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम ने एपोप्टोसिस करा दिया। हम जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग जिस तरह से एक कैस्केड पाथवे होता है वैसे ही ठीक उसी तरह से नहीं, मतलब मैं दो अलग अलग चीज़ों को मैंने यहाँ पे मतलब ज्वाइन कर दिया। जिस तरह से क्या होता है कि वो तो हो गया कैस्केड, ये कैस्पेज। हालांकि दोनों बातें सही है कि ब्लड क्लॉटिंग की तरह इसमें भी ऐसा होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को एक्टिवेट करती है, जिसको हम थोड़ी देर बाद डिसाइड करेंगे। पर यहाँ पे जो कैस्पेज एक्टिवेशन है ये एक स्पेसिफिक फीचर होता है एपोप्टोसिस का। कैस्पेज क्या होता है? तो बेसिकली कैस्पेज एक फैमिली है सिस्टीन प्रोटीएस की। सिस्टीन प्रोटीएस की एक फैमिली है कैस्पेज, जिसको कैस्पेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सी, कैस्पेज का सी स्टैंड फॉर सिस्टीन प्रोटीएज, जिस फैमिली का वो एक, जिसकी एक फैमिली है, मतलब जिस फैमिली का वो एक मेंबर है, वही जो बाकी एस्पेज है। ये एस्पेज कैस्पेज की एक यूनिक एबिलिटी होती है कि ये एंजाइम क्लीव करता है एस्पार्टिक एसिड के बाद का, कि जो इसकी यूनिक एबिलिटी ऑफ दीज एंजाइम टू क्लीव आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू। तो इसके कारण इसको कैस्पेज बोलते हैं। कहाँ चला गया? ठीक है, तो कैस्पेज जो होते हैं वो फंक्शनली, कैस्पेज जो बहुत 20 से ज़्यादा कैस्पेज होते हैं बॉडी में, इनको फंक्शनली अगर बात करें तो इनिशिएटर और एग्जीक्यूशनर इनमें डिवाइड किया जाता है। कैस्पेज 8 और 9 इनिशिएटर होता है जो एपोप्टोसिस इनिशिएट करवाता है, जबकि कैस्पेज 3 और 6 एग्जीक्यूशनर होता है जो एपोप्टोसिस को आगे एग्जीक्यूट करवाता है। इन सब के बारे में मतलब ये एकदम बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में अभी होनी चाहिए, जिनको आगे जब हम मैकेनिज़्म बात करेंगे, अभी इसी वीडियो में हम आगे मैकेनिज़्म को जानेंगे, तो मैकेनिज़्म में यही हो रहा होगा कि सबसे पहले हमने कैस्पेज 8 को एक्टिवेट कराया, अब कैस्पेज 8 ने कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करवा दिया। क्यों? क्योंकि कैस्पेज 8 ने इनिशिएशन करवाया, जबकि कैस्पेज 3 ने आगे एग्जीक्यूट कराया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि प्रेजेंस ऑफ क्लीव्ड एक्टिव कैस्पेज इज अ मार्कर ऑफ सेल अंडरगोइंग एपोप्टोसिस। एक सेल का एपोप्टोसिस हो रहा है, इसके लिए कोई सेल मार्कर भी तो होना चाहिए। तो क्लीव्ड एक्टिव कैस्पेज अगर बॉडी में उनकी प्रेजेंस है तो ये एक मार्कर है कि सेल का एपोप्टोसिस हो रहा है। आगे की बात करें तो सबसे पहले तो हमने एक्टिवेशन, कैस्पेज एक्टिवेशन की बात करी बायोकेमिकल चेंजेस में। अगला बायोकेमिकल चेंज क्या है? डीएनए और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। क्यों होता है डीएनए और प्रोटीन का ब्रेकडाउन? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? डीएनए को क्लीव कर देते हैं फ्रैगमेंट्स में, जिन फ्रैगमेंट्स के साइज 180 से 200 बेस पेयर का मल्टीपल होती है। ठीक है, इन फ्रैगमेंट्स के कारण ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन फ्रैगमेंट्स के कारण ही इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए लैडर, फ्रैगमेंट्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न देखने को मिलता है। डीएनए लैडर का कैसा पैटर्न है? तो वो कुछ इस तरह का पैटर्न होता है।
कुछ डीएनए यहाँ पे है, फिर कुछ डीएनए यहाँ पे है, फिर कुछ डीएनए यहाँ पे है, कुछ डीएनए यहाँ पे है। यहाँ से डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस शुरू हुआ तो इस तरह का कुछ पैटर्न देखने को मिलता है, डीएनए लैडर पैटर्न कहते हैं इसको। नेक्रोसिस में कैसा पैटर्न देखने को मिलता है, तो एक डिफ्यूज्ड स्मेयर देखने को मिलता है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ। हालांकि कुछ कुछ नेक्रोसिस में डीएनए लैडर पैटर्न भी देखने को मिलता है, और ये माना जाता है कि ये जो डिफ्यूज स्मेयर है नेक्रोसिस नहीं, ऑटोफेजी की लेटर स्टेट में देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात सही है कि जो एपोप्टोसिस है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर डीएनए लैडर फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं। तो अगला जो बायोकेमिकल चेंज है वो होता है मेम्ब्रेन ऑल्ट्रेशन एंड रिकग्नाइजेशन बाय फेगोसाइट्स, कि उसके मेम्ब्रेन में कुछ ऑल्ट्रेशन हो गई जिसके कारण वो फेगोसाइट्स के बारे में रिकग्नाइज होता है। मैं वापस बोलता हूँ, ये भी एकदम बेसिक बात मैं बता रहा हूँ, क्या क्या ऑल्ट्रेशन होता है। आगे 5-6 तरह के ऑल्ट्रेशन होते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑल्ट्रेशन है जिसको मैंने यहाँ पे डाल दिया साथ में, वो ये होता है कि फॉस्फेटिडाइलसीरीन एक फॉस्फोलिपिड होता है जो इनर लीफलेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मतलब सेलुलर अपने सेल मेम्ब्रेन की, उसके इनर लीफलेट पे पाया जाता है। लेकिन उनका फॉस्फेटिडाइलसीरीन का इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है। और ये फॉस्फेटिडाइलसीरीन जो अपने फेगोसाइट्स होते हैं यानी माइक्रोफेजेज होते हैं, वो इनको पहचान लेते हैं और उनको पता पड़ जाता है कि सेल का फेगोसाइटोसिस करना है। ये लिपिड्स एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है एनेक्सिन वी। एनेक्सिन वी से भी ये प्रोटीन्स डिटेक्टेबल हो जाते हैं। इसलिए एपोप्टोटिक सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए एनेक्सिन वी की स्टेनिंग एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्रोसेस है। बहुत सिंपल सी बात थी, एक सेकंड। मान लीजिए हमारी सेल मेम्ब्रेन है, कुछ इस तरह की सेल मेम्ब्रेन होती है। ये मान लीजिए फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, इसका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से यहाँ पे। अगर इसका ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ पे हो गया, मतलब ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन यहाँ आ गया और यहाँ पे अब ये कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इस ट्रांसफ़र के कारण इस फॉस्फेटिडाइल कोलिन ने 2 काम किए। पहला काम क्या किया, जो फेगोसाइट थे उनको सिग्नल दिया कि इस सेल को खा जाओ, इस सेल का फेगोसाइटोसिस कर दो। दूसरा क्या यूज हुआ इसका, एनेक्सिन वी। एनेक्सिन वी एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है, उससे ये बाइंड हो जाता है। तो जब उससे ये बाइंड हो गए तो इसकी स्टेनिंग, एनेक्सिन वी की स्टेनिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि सेल का एपोप्टोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर बाइंड हो रहा है मतलब उस सेल का एपोप्टोसिस हो रहा है। अब हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे मैं थोड़ी देर। तो अब हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पॉसिबली एपोप्टोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर टॉपिक, किस तरह एपोप्टोसिस होता है। तो सब सेल के पास एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होता है जो डेथ या सर्वाइवल को क्या सिग्नल देते हैं, और इसी मैकेनिज्म के इम्बैलेंस के कारण एपोप्टोसिस होता है। ठीक है, मतलब अगर वो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म डेथ सिग्नल ज़्यादा देने लग गया सर्वाइवल सिग्नल से, तो सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा। एपोप्टोसिस के जो प्रोसेस होते हैं उसमें 2 फेज़ होते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन फेज़, जिसमें कुछ कैस्पेज कैटालाइटिकली एक्टिव होते हैं। जो दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव फेज़, जिसमें जो एक्टिव कैस्पेज हुए हैं वो ट्रिगर करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ क्रिटिकल सेलुलर कंपोनेंट्स।
ठीक है। अगर इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस की बात करें तो दो अलग अलग पाथवे से सिग्नल आते हैं। पहला पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी जिसको बोलते हैं। दूसरा पाथवे होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे या डेथ रिसेप्टर इनिशिएशन पाथवे, इनिशिएटेड पाथवे। तो ये दोनों पाथवे डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोटीन्स को इन्वॉल्व करते हैं। बहुत बार ये दोनों पाथवे क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जो कुछ कैस्पेज को एक्टिवेट करते हैं। ये जो कैस्पेज एक्टिवेशन है यही एक्चुअल मेडिएटर है सेल डेथ का। मतलब इन कैस्पेज एक्टिवेशन के कारण ही सेल डेथ होती है, आगे सेल डेथ होती है। ठीक है। हाँ, हम इसको मतलब ब्लड क्लॉटिंग से भी समझ सकते हैं कि दो तरह के उसमें भी थे, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। ठीक वैसे ही जैसे ब्लड क्लॉटिंग में लास्ट जो काम हो रहा था, चाहे वो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म से हो या एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म से हो, दोनों से एक ही चीज़ हो रही थी। इसमें भी कुछ हद तक आगे जाके वैसा ही होता है। इंट्रिंसिक या माइटोकॉन्ड्रियल मैकेनिज्म या एक्सट्रिंसिक या डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड मैकेनिज्म, दोनों ही कुछ कैस्पेज को एक्टिवेट करते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग कैस्पेज एक्टिवेट करते हैं, जो फाइनली जाके सेल डेथ को मीडिएट मतलब। तो अब अपन इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इंट्रिंसिक पाथवे से एपोप्टोसिस होता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे एक मेजर मैकेनिज्म है मेमेलियन सेल में एपोप्टोसिस का। और इंट्रिंसिक पाथवे में मेजरली मतलब क्या होता है, तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, आप एक बात समझिए। ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है। जो इन मतलब अपना क्या बोलते हैं, इंटरनल या माइटोकॉन्ड्रियल मैकेनिज्म है एपोप्टोसिस का, एपोप्टोसिस इनिशिएशन का। उसमें जो मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, तो इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे साइटोक्रोम सी जो होते हैं, हम सब जानते हैं साइटोक्रोम सी के बारे में, वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। बाहर क्या है, साइटोसोल, वो साइटोक्रोम सी बाहर आ गए। अब जब तक ये साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है तब तक वेल एंड गुड। हम जानते हैं एटीपी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मदद करते हैं। साइटोक्रोम सी अंदर है, वेल एंड गुड। अरे एक सेकेंड। हाँ, तो जब तक साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है तब तक वेल एंड गुड। पर जैसे ही ये साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में आ गए तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये सेल हेल्दी नहीं है, इस सेल का एपोप्टोसिस होगा। तो ये एकदम बेसिक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इंटरनल या माइटोकॉन्ड्रियल मैकेनिज्म केवल और केवल इस बात पे फोकस करता है कि किस तरह से साइटोक्रोम सी मेम्ब्रेन परमिबिलिटी इंक्रीज होने के कारण बाहर आ रहे हैं और एपोप्टोसिस हो रहा है। तो ड्यू टू इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल परमिबिलिटी एंड रिलीज ऑफ प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स इनटू साइटोप्लाज्म, mitochondria contains proteins such as cytochrome C that is essential for life, but if these proteins is released into cytoplasm, it indicates that cell is not healthy. The release of these mitochondrial protein is controlled by finely outstretched balance between pro-apoptic and anti-apoptic members of BCL family. ये BCL फैमिली अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, 20 से ज़्यादा मेंबर्स है इस फैमिली के। इसको बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझते हैं। तो क्या होता है BCL फैमिली? पहली बात, इस फैमिली का नाम BCL क्यों पड़ा? क्योंकि बी सेल लिम्फोसाइट के नाम से इसका नाम BCL पड़ा था।
ठीक है। अब अगर इस BCL फैमिली की बात करें तो इसमें 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। पहले प्रोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, ठीक है। ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स कौन से होते हैं? तो BCL2, BCLX, ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एंटी एपोप्टोटिक मतलब जो एपोप्टोटिक को का एंटागोनिस्ट, मतलब जो एपोप्टोटिक को रोक रहा है, एपोप्टोसिस को रोकता है। मतलब क्या होता है, नॉर्मली सेल्स में ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं जो एपोप्टोसिस नहीं होने देते। वहीं दूसरे कौन से प्रोटीन्स हुए? तो वो हुए प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। क्या हुआ? प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बैक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स के। ये आगे जाके एपोप्टोसिस इंड्यूस कराते हैं, डेथ इंड्यूसर्स होते हैं ये। मतलब ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स आगे एपोप्टोसिस इंड्यूस कराएंगे। वहीं तीसरे तरह के जो होते हैं, एक और बात, जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स थे उसमें जो BH डोमेन्स होते हैं वो BH1 to 4 डोमेन्स होते हैं, जबकि प्रो एपोप्टोटिक में BH1 to 3 डोमेन्स होते हैं। जबकि जो सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं रेगुलेटेड एपोप्टोटिक इनिशिएटर्स। अगर उनकी बात करें, रेगुलेटेड एपोप्टोटिक इनिशिएटर्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बैड, बिड, ये सब रेगुलेटेड एपोप्टोटिक इनिशिएटर्स हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें केवल BH3 डोमेन होता है, केवल और केवल BH3 डोमेन्स, ठीक है। तो इन बेसिक के बाद में आपको सब धीमे धीमे समझ आएगा। तो क्या होता है कि जो अंदर से बाहर साइटोक्रोम, जो हम साइटोक्रोम C की बात कर रहे हैं, उनका रिलीज प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक मेंबर्स, मतलब एक जो एपोप्टोसिस को रोक रहे हैं, दूसरे जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस से डिसाइड होता है, ठीक है। BCL2 ऑन्कोजन बी सेल लिम्फोमा से इस फैमिली का नाम पड़ा है। होमोलोगस टू C एलिगेंस प्रोटीन SED9, ये क्या होता है? तो C एलिगेंस क्या है? C एलिगेंस एक निमेटोड है, ठीक है। इस निमेटोड के पास ग्रो होना, फिर इसके सेल डेथ करना एपोप्टोसिस से, फिर एक ग्रो होना, फिर सेल डेथ करना, ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो मेमेलियन सेल से होमोलोगस है। और इसमें SED9 CED9 जीन इस प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ठीक उसी तरह से मैंने बोला मेमेलियन से होमोलोगस है, तो जो SED9 जीन उसमें होता है उसका होमोलोगस मेमेलियन सेल में BCL फैमिली होती है। तो क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स और एक सेकंड, इसको मैं सीधा डायग्राम से समझाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सेल को जीना है, मतलब ये सेल नॉर्मल है, तो इसके पास क्या सर्वाइवल सिग्नल्स आ रहे हैं। मैंने शुरुआत में आपको एक बात बोली थी कि एपोप्टोसिस क्यों होता है, क्योंकि जो उसका सर्वाइवल सिग्नल है और जो उसके डेथ सिग्नल है, उनके बीच में जब बैलेंस नहीं होता तो एपोप्टोसिस उस सेल का हो जाता है। जब इस सेल के पास सर्वाइवल सिग्नल आ रहे हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो एक तरह के सर्वाइवल सिग्नल्स हैं, तो इन सर्वाइवल सिग्नल आने के कारण इस सेल के अंदर एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जैसे BCL2 का प्रोडक्शन होता है। और ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, ये जो चैनल्स है जिनसे साइटोक्रोम C बाहर आने थे, उनको ब्लॉक कर देते हैं। जब ये चैनल्स ब्लॉक है तो साइटोक्रोम C बाहर नहीं आ सकते, कोई साइटोक्रोम C का लीकेज नहीं है और सेल हेल्दीली जी रहा है। अब इस बात को हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स और अदर सर्वाइवल सिग्नल्स स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स लाइक BCL2,
BClX, MCl1, इनके पास कौन सा डोमेन होता है? BH1 से 4 डोमेन। These proteins are normally present in cytoplasm and mitochondrial membrane and they prevent leakage of cytochrome C। ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, जब सेल नॉर्मल होता है तब ये प्रेजेंट होता है और ये साइटोक्रोम सी के लीकेज को रोकते हैं। बट अब जब सेल्स के पास ये सर्वाइवल सिग्नल नहीं है या सेल ER स्ट्रेस में चला गया है, जो हम पैथोलॉजिकल बातें डिसाइड कर मतलब पढ़ चुके हैं, या सेल का DNA डैमेज हो चुका है, तो क्या होगा? सेंसर ऑफ डैमेज एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब सेंसर्स जो होते हैं ये भी BCL फैमिली के होते हैं। BCL फैमिली के कौन से होते हैं सेंसर्स? तो ये BCL फैमिली के रेगुलेटेड एपोप्टोसिस इनिशिएटर्स होते हैं, बिम, बिड, बैड, जिनके पास कौन सा डोमेन होता है? केवल और केवल BH3 डोमेन। ये सेंसर्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो जैसा इनका नाम बताता है, इन सेंसर्स का क्या नाम था? रेगुलेटेड एपोप्टोसिस इनिशिएटर्स। ये रेगुलेटेड एपोप्टोसिस इनिशिएटर्स प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स जैसे बैक, इनके पास कौन कौन से डोमेन होते हैं? BH1 से 3 डोमेन्स, है ना? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के बताया था। तो ये इनको एक्टिवेट करते हैं। ये प्रो एपोप्टिक इफेक्टर्स ओलिगोमर बनाते हैं। ये ओलिगोमर उस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में इंसर्ट होते हैं और कुछ चैनल्स बना देते हैं, जिन चैनल से साइटोक्रोम C बाहर आ जाता है। समझ रहे हैं? वापस इस डायग्राम से समझते हैं। तो या तो क्या हुआ? लैक ऑफ सर्वाइवल सिग्नल या इरिटेशन। किस तरह का? ER स्ट्रेस हो सकता है, DNA डैमेज हो सकता है। ठीक है, इनके कारण क्या हुआ? BH3 ओनली प्रोटीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। BH3 ओनली प्रोटीन्स कौन कौन से थे? BH3 ओनली प्रोटीन्स थे बैड, बिड, बिम। ये एक्टिवेट हो गए, है ना? ये एक्टिवेट हो गए तो इनके दो काम, इनका पहला काम क्या था? इनका पहला काम तो BH3 प्रोटीन्स के दो काम। पहला काम क्या था? ये प्रो एपोप्टोटिक। अब लॉकडाउन है, घर पे बैठे हैं तो डिस्टर्बेंस होता है, सॉरी उसके लिए। तो वापस अपन बात करते हैं कि DNA डैमेज होता है जिसके कारण रेगुलेटेड एपोप्टोसिस इनिशिएटर्स, कुछ जो BH3 प्रोटीन्स होते हैं जैसे बैड, बिम, बिड, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इनका दो काम होता है, इनका बेसिकली दो काम होता है। पहला काम क्या है इनका? कि ये BCl2 क्या होते हैं? एंटी एपोप्टोसिस फैक्टर, है ना? तो ये BCl2 का एंटागोनिस्ट है, उनको रोकेगा। पहली बात तो ये BCl2 को रोकेगा कि BCl2 एपोप्टोसिस को रोकने का जो आपका काम है आप उसको बंद करो। और दूसरा ये प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स जैसे कि BAX, BAK, जिसमें कौन सा डोमेन होता है? BH1 to 3 डोमेन, उनको एक्टिवेट करेगा। अब इनके एक्टिवेशन से क्या होगा? ये जब एक्टिवेट होंगे तो ये मेम्ब्रेन में जाके एक चैनल को एक्टिवेट कर देंगे, जिन चैनल से साइटोक्रोम C लीक आउट होएगा। ठीक है, साइटोक्रोम C लीक आउट होएगा जिससे एपोप्टोसिस होगा। तो अब इस बात को समझते हैं कि व्हेन द सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स, सेंसर ऑफ डैमेज एक्टिवेटेड। सेंसर्स BCL फैमिली के BH3 डोमेन प्रोटीन्स होते हैं, बिम, बिड, बैड। ये सेंसर एक्टिवेट करके प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स बैक को एक्टिवेट करते हैं। बैक ओलिगोमर्स को क्रिएट करते हैं जो मेम्ब्रेन में इंसर्ट होते हैं और कुछ चैनल्स बना देते हैं जिनसे साइटोक्रोम C बाहर आ जाएगा। अब साइटोक्रोम C बाहर आने के बाद, क्या करेगा? तो साइटोक्रोम C जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो वो एक प्रोटीन होता है APAF1, यानी एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, उसके साथ जुड़ जाएगा और एपोप्टोसोम बनाएगा। ठीक है, एपोप्टोसोम क्या होता है? तो एपोप्टोसोम एक तरह से कार्टव्हील, हेक्सा व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये एपोप्टोसोम जब कैस्पेज 9
जो मेन काम है कैस्पेज एक्टिवेशन, कैस्पेज 9 के साथ बाइंड होता है और कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करता है, जो क्रिटिकल इनिशिएटर कैस्पेज है। इंट्रिंसिक पाथवे का क्रिटिकल इनिशिएटर कैस्पेज है कैस्पेज 9। यहाँ पे इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है। आगे एग्जीक्यूशन की बात करें तो हम आगे अच्छे से बात करेंगे, पर कैस्पेज 9 कैस्पेज 6 3 और कैस्पेज 6 को कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करता है, जो फ्रेगमेंटेशन करवाता है। ठीक है, एक तरह से ऑटो एम्प्लीफिकेशन होता है। कैस्पेज 9 वापस कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करता है। इसके साथ एक और प्रोसेस होता है। ठीक है, पहला प्रोसेस यहाँ खत्म हो गया, कैस्पेज 9 एक्टिवेशन। दूसरा काम क्या होता है, जो साइटोक्रोम सी होता है, पहले तो वो किसके साथ जुड़ गया था, एपाफ1 के साथ, जो एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 है, एपाफ1 के साथ वो जुड़ गया था। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि स्मैक या डिबालो डेबलो, ये भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं और ये बाइंड करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को, जो फिजियोलॉजिकल इनिबिटर होते हैं एपोप्टोसिस के। इन फिजियोलॉजिकल इनिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस को हम क्या बोलते हैं, आईएपीज। तो ये स्मैक और डायब्लो ये आईएपीज, फिजियोलॉजिकल इनिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस, इनको इनएक्टिवेट या न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब तक ये फिजियोलॉजिकल प्रेजेंट है बॉडी सेल में, तब तक ये एपोप्टोसिस को इनिबिट करेंगे। अब जैसे ही वो चैनल्स बनी, उनसे स्मैक डैब्लो बाहर आए, मैंने जैसे एक बात करी थी साइटोक्रोम सी से, वैसे ही स्मैक डैब्लो भी बाहर आए, उन्होंने इन प्रोटीन्स को इनिबिट कर दिया। ठीक है, तो दूसरी ये भी चीज़ होती है। तो ये तो था इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, एकदम बेसिक टू बेसिक यही है इंट्रिंसिक पाथवे, और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम भी यही है इंट्रिंसिक पाथवे। अगली है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, उससे पहले हम टीएनएफ के बारे में कुछ जानते हैं। टीएनएफ क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिंग फैक्टर, है ना। एक सेकंड। हाँ, तो अपन एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने टीएनएफ की बात शुरू की थी। टीएनएफ क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, है ना। एक मल्टी फंक्शनल साइटोकाइन है, जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, जैसे सेल सर्वाइवल में रोल है, प्रोलिफरेशन में रोल है, डिफ्रेंशिएशन में रोल है, बट एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल की डेथ में। ठीक है, तो आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि टिश्यू नेक्रोसिंग फैक्टर कैसे सेल डेथ करता है। टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर डायरेक्ट सेल डेथ नहीं करवाता, वो जो सेल को ब्लड सप्लाई पहुंच रही होती है ना, उसका नेक्रोसिस करता है, मतलब उस ब्लड वेसल्स का नेक्रोसिस करता है। ठीक है, मतलब उस ब्लड वेसल को डैमेज करता है, फिर नेक्रोसिस के कारण मतलब फिर उस सेल का डेथ होती है। तो ये मतलब फैक्ट था, मैंने आपको बताना समझा। तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, उसका इनिशिएशन कैसे होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ डेथ रिसेप्टर्स होते हैं, उसका एंगेजमेंट के कारण एक्सट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है। अब जो डेथ रिसेप्टर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं टीएनएफ फैमिली के, टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली के, जिनके खुद के पास एक साइटोप्लाज्मिक डेथ डोमेन होता है, जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में। जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है टाइप 1 टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, जो बेस्ट एग्जाम्पल में आता है एंड रिलेटेड प्रोटीन FASCD95 प्रोटीन, और इसका जो लिगेंड होता है वो होता है FASL लिगेंड। अगर इनकी बात करें तो देखो, जब FASL लिगेंड फास प्रोटीन के साथ, FASCD95 प्रोटीन जो था ना, उसके साथ बाइंड होता है, तो क्या करता है वो 3 या 3 से ज़्यादा
मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्ट को ब्रॉट टुगेदर, मतलब साथ में लाता है, और उनके डोमेन एक बाइंडिंग साइट, एक एडेप्टर प्रोटीन, जिस एडेप्टर प्रोटीन का नाम होता है FADD, यानी फास्ट एसोसिएटेड दैट डोमेन, उस एडेप्टर प्रोटीन के लिए एक बाइंडिंग साइट की जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। अब इस बात को समझो, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, एक्सट्रिंसिक पाथवे टोटल पूरा बेसिक मैं आपको समझाता हूं, मतलब टोटल समझा देता हूं ये क्या होता है। तो ये था फास्ट प्रोटीन, या ये नहीं, आप पहले एक को समझो। ये था फास्ट प्रोटीन, ठीक है, फास्ट CD95, ठीक है। जब भी ये लिगेंड आया, इसका लिगेंड क्या था, फास्ट एल, है ना। ये लिगेंड आता है तो ये क्या करता है, ये 3 से ज़्यादा या 3 को फास्ट प्रोटीन को एक साथ बाइंड कर देता है, और उसके ऊपर ये लिगेंड जुड़ा हुआ है। अब इस बाइंडिंग के कारण ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक बाइंडिंग साइट की तरह एक अडेप्टर मॉलिक्यूल, ये जो दूसरे पेन से मैं वापस बना देता हूं क्योंकि इस पेन से वो छुप गया, यहां पे एक अडेप्टर मॉलिक्यूल, इस अडेप्टर मॉलिक्यूल का क्या नाम है, फास्ट एसोसिएटेड दैट डोमेन, फेड अडेप्टर मॉलिक्यूल आके इससे बाइंड हो जाता है। इस बाइंडिंग के कारण ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोकैस्पेज 8 को एक्टिवेट करता है, किसमें, कैस्पेज 8 में, ठीक है। और कैस्पेज 8 का आगे एग्जीक्यूशन होता है, ऑटोलाइटिक कैस्पेज एक्टिवेशन करता है ये प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स प्रोकैस्पेज 8 का ऑटोलाइटिक कैस्पेज एक्टिवेशन करता है। जिस तरह इंट्रिंसिक फैक्टर में कौन सा प्रोटीन आ रहा था, मतलब कैस्पेज 9 एक्टिवेट हो रहा था, है ना, ठीक उसी तरह एक्सट्रिंसिक में कैस्पेज 8 होता है एक्टिवेट, और वो आगे एग्जीक्यूट करता है। कौन से कैस्पेज करते हैं एग्जीक्यूशन, कैस्पेज 3 और कैस्पेज 6, और वो आगे एपोप्टोसिस करवाता है। देखो ये रहा, कहां पे था, ये रहा, देखो इसमें फाइनली क्या होता है, एपोप्टोसोम जो बनता है वो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करवाता है, जो क्रिटिकल इनिशिएटर कैस्पेज है, जबकि एक्सट्रिंसिक में कैस्पेज 8 होता है, एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो जब फास्ट लिगेंड फास्ट प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स फास्ट के ब्रॉड टुगेदर साथ में आते हैं, और उनका डोमेन एक्ट करता है एक तरह से बाइंडिंग साइट अडेप्टर प्रोटीन के लिए। उस अडेप्टर प्रोटीन का क्या नाम है, फास्ट एसोसिएटेड दैट डोमेन, ठीक है। वो बाइंड करता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कैस्पेज 8 यानी प्रो कैस्पेज 8 के साथ। ह्यूमंस में कौन सा कैस्पेज होता है, कैस्पेज 10, बाकी मैमल्स में कैस्पेज 8 और ह्यूमंस में कैस्पेज 10 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और उसके कारण आपका एपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाता है। किस में देखने को मिलता है, तो ये वाला मैकेनिज्म ज़्यादातर देखने को मिलता है टी सेल्स में, that recognize self antigen and functions to eliminate self reactive lymphocytes, और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स में जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स को किल करती है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने जब कॉजेज में आपको बताया था कि ये दोनों थर्ड और ये जो फिफ्थ, मैंने फोर्थ और फिफ्थ ऊपर नीचे कर दिए थे, ये दोनों एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म हो रही, ठीक है। आगे की अगर बात करें तो एक और बात, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म को हम इनहिबिट कैसे कर सकते हैं, तो एक प्रोटीन फ्लिप होता है,
ये फ्लिप प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोकेस्पेज 8 के साथ बाइंड हो जाता है और उसको आगे इनिबिट करता है, उसका आगे फर्दर इनिबिट करता है। ठीक है, क्योंकि जब प्रोकेस्पेज 8 प्रो अगर एक्चुअल फॉर्म मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो एपोप्टोसिस नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब प्रो एक्टिव में कन्वर्ट होता है तभी एपोप्टोसिस होता है। अगर प्रो को हमने एक्टिव में होने से रोक दिया तो एपोप्टोसिस नहीं होगा। तो कुछ वायरस इस मेथड को यूज करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहीं उनके जो इन्फेक्टेड सेल्स मतलब वो जिस खुद सेल में जिसके अंदर वो गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने खुद की मशीनरी डाली है, सॉरी जिसकी मशीनरी वो खुद यूज ले रहे हैं, कहीं उस सेल का एपोप्टोसिस नहीं हो जाए, वो खुद ही सेल अगर मर गया तो इसके लिए वो एक फ्लिप प्रोटीन की मदद करते हैं, मदद लेते हैं और उस सेल के एपोप्टोसिस को रोकते हैं। तो एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म रोकने का ये भी एक तरीका होता है। आगे अगर हम चलें तो अभी हमने एक्टिवेशन फेज पढ़ लिया। ठीक है, एक्टिवेशन फेज में हमने क्या पढ़ा, फाइनल जो चीज़ पढ़ी हमने कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस या इंटरनल प्रोसेस से इनिशिएटर कैस्पेज 9 एक्टिवेट होता है, जबकि डेथ रिसेप्टर पाथवे से इनिशिएटर कैस्पेज 8 हर मैमल में और ह्यूमन में कैस्पेज 10 एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये तो था इनिशिएशन। अब आगे एग्जीक्यूशन, है ना। तो ये क्या करते हैं, एंजाइमेटिक डेथ प्रोग्राम इज सेट इन एक्टिव फॉर्म, एक रैपिड सीक्वेंशियल एक्टिवेशन हो जाता है एग्जीक्यूशनल कैस्पेज के। कौन कौन से होते हैं एग्जीक्यूशनल कैस्पेज, कैस्पेज 3 और कैस्पेज 6। वो सेल्स की खूब सारे कंपोनेंट के ऊपर एक्ट करता है और उन कंपोनेंट के ऊपर एक्ट करके वो क्या क्या करता है, तो देखो पहला चीज वो करता है कि साइटोप्लाज्मिक डीएनएज, ठीक है, तो पहली चीज तो वो करता है साइटोप्लाज्मिक डीएनएज को क्लीव, मतलब कि इनिबिटर को क्लीव करता है। तो जो इनिबिटर यूजुअली साइटोप्लाज्मिक डीएनएज को इनिबिट करके रखते हैं, जब उसका क्लीवेज हो जाता है तो ये साइटोप्लाज्मिक डीएनएज क्लीव हो जाता है और इसके क्लीवेज से डीएनए क्लीवेज शुरू हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, तो वो करते हैं कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स उनको भी ये डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो हम जान चुके हैं कि ये साइटोप्लाज्मिक डीएनएज हमने शुरुआत में ये देखा था कि ये किस साइज में कन्वर्ट करते हैं, 180 से 200 बेस पेयर, ऐसा कुछ हमने देखा था, याद है? मैं बताता हूँ हमने कहाँ देखा था। ये डीएनए और प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, ये क्लीवेज ऑफ डीएनए बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंडोन्यूक्लियस इनटू फ्रेगमेंट्स हुज साइज आर मल्टीपल ऑफ 180 टू 200 बेस पेयर्स, है ना। तो ये अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि ये चीज़ होती है। तो पहले बेसिक पढ़ी थी, अब मैकेनिज्म्स पढ़ रहे हैं कि ये कैसे होते हैं। अगर आगे देखें तो क्या होता है, और कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इनका भी डिग्रेडेशन होता है। अब इसके बाद एपोप्टोसिस हो गया, क्योंकि जब उसका सेल का डीएनए ही खत्म हो रहा है, यही चीज फाइनल हमने शुरुआत में भी यही चीज देखी थी एकदम बेसिक स्लाइड में, जो हमने देखा था कि एपोप्टोटिक बॉडीज बन रही है और क्या हो रहा है एपोप्टोटिक बॉडीज बनने के बाद कि उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का पोर्शन डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, अब ये सेल्स जो हो रहे हैं और उनके फ्रेगमेंट्स हैं, इनको रैपिडली हमको ख़त्म करना है ताकि इसके अंदर से कोई भी इसका कंटेंट लीक आउट नहीं हो, ताकि कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं हो। तो ये कैसे होता है, तो एक प्रोसेस तो हम जान चुके हैं। कौन सा प्रोसेस जाना था हमने, कि फॉस्फेटिडाइल सीरीन, जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन इनर लीफलेट पे होता है वो आउटर लीफलेट पे चला जाता है, जिसके कारण फेगोसाइट्स उनको पहचान लेते हैं। तो देखो जो डेड सेल्स होते हैं वो एपोप्टोटिक बॉडीज होती है। ये मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, स्पेलिंग एपोप्टोटिक बॉडीज, ठीक है। तो ये एपोप्टोटिक बॉडीज जो होती है बाइट साइज्ड होती है, एडिबल फॉर फेगोसाइट्स। पर क्या क्या सिग्नल्स होते हैं कि एपोप्टोटिक बॉडी है, तो पहला होता है फॉस्फोलिपिड वाला फॉस्फेटिडाइल सीरीन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा होता है कि जो सेल्स डाइंग बाय एपोप्टोसिस होते हैं वो कुछ सॉल्युबल फैक्टर्स को सिक्रीट करते हैं जो फेगोसाइटोसिस को इनिशिएट करवाते हैं। तीसरा कि एपोप्टोटिक बॉडीज
थ्रोम्बोस्पोंडिन नाम के एक एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन को भी सिक्रीट करती है, जो फेगोसाइट्स, जिनको फेगोसाइट्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, थ्रोम्बोस्पोंडिन। चौथा, मैक्रोफेजेस खुद भी कुछ ऐसे प्रोटीन्स कोई सिक्रेट करते हैं जो जाके एपोप्टोटिक सेल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। और पांचवें अगर बात करें तो एंटीबॉडीज़, एपोप्टिक सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, हाँ सही है, सॉरी। एपोप्टोटिक बॉडीज आर कवर्ड विथ नेचुरल एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स, नोटेबली C1q, जो फेगोसाइट्स रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर हम 5 चीज़ें की बात करें तो मान लीजिए ये सेल है, इसका एपोप्टोसिस हो रहा है, एपोप्टोटिक बॉडी है, सेल तो क्या बचा भी है इसका, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो एक एपोप्टोटिक बॉडी है, ये 5 चीज़ें सिक्रीट करती है। पहली चीज़ फॉस्फोलिपिड, उसमें कौन सा, फॉस्फेटिडाइल सीरीन आउटर लीफलेट पे आ गया। दूसरी थ्रोम्बोस्पोंडिन, जिसको मैक्रोफेजेस पहचान लेते हैं, इसको भी मैक्रोफेज पहचान लेते हैं, इसको भी मैक्रोफेज पहचान लेते हैं। तीसरी कुछ सॉल्यूबल प्रोटीन्स, ठीक है। चौथी, इसके चारों तरफ नेचुरल एंटीबॉडीज आ जाती है। और C1q प्रोटीन्स आ जाते हैं। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैक्रोफेज खुद, ये मान लीजिए मैक्रोफेज है, इसने कुछ प्रोटीन सिक्रीट किए जो एंटीबॉडीज़ पे जाके, मतलब सॉरी, जो इस एपोप्टोटिक बॉडी पे जाके स्टिक हो जाते हैं, जिनको एपोप्टोटिक बॉडी पहचान लेती है, मतलब जिससे ये मैक्रोफेज इनको पहचान लेता है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें थी जिसके कारण सेल का रिमूवल होता है। Phagocytosis of apoptotic cell is so efficient that dead cells disappear, often within minutes, without leaving trace, and inflammation is absent, even in case of extensive apoptosis. कितना भी ज़्यादा एपोप्टोसिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन नहीं होता। अब जैसे अपन ने हर चीज़ की बात क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ी थी, वैसे ही क्लिनिकोपैथोलॉजी, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर डेप्रीवेशन एपोप्टोसिस किस किस में देखने को मिलता है। तो हम शुरुआत में देख चुके हैं कि कॉजेज ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। उस कॉजेज में एक हमने देखा था हार्मोन सेंसिटिव सेल्स डिप्राइव्ड ऑफ रिलेटिव हार्मोन, है ना, जिसमें हमने कौन सा एग्जांपल देखा था कि एंडोमेट्रियम कब शेड हो जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। तो ये सब एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर डिप्रीवेशन एपोप्टोसिस के। दूसरा, न्यूरॉन्स डिप्राइव्ड ऑफ नर्व ग्रोथ फैक्टर, उनका भी एपोप्टोसिस हो जाता है। जब न्यूरॉन्स के पास नर्व ग्रोथ फैक्टर्स नहीं आते तो उनका एपोप्टोसिस हो जाता है। लिम्फोसाइट नॉट स्टिमुलेटेड बाय एंटीजेंस, तब उनका भी एपोप्टोसिस हो जाता है। इन सब का एपोप्टोसिस इंट्रिंसिक मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। डीएनए डैमेज, जब भी जीनोटोनिक स्ट्रेस होता है या ट्यूमर सप्रेसिंग जीन P53 एक होता है अपने, वो क्या होता है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है जब भी डीएनए डैमेज होता है तब, और वो सेल साइकिल को G1 फेज पे अरेस्ट कर देता है, ठीक है। जब भी डीएनए डैमेज होता है, मान लीजिए इस सेल का डीएनए डैमेज हो गया, तो P53, कोई आया है क्या? एक सेकेंड। हाँ, तो ये P53 ये क्या करता है, ये सेल साइकिल को G1 फेज पे अरेस्ट करके रखता है। क्यों अरेस्ट करके रखता है? तब तक अगर पॉसिबल होता है तो ये डीएनए को रिपेयर कर देते हैं, और पॉसिबल नहीं होता तो ये डिसाइड कर देते हैं कि इस डीएनए का तो मतलब इस जीन का मतलब इस सेल का तो हमको एपोप्टोसिस कराना है, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेट, तो अगर डैमेज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जो रिपेयर नहीं हो सकता तो P53 एपोप्टोसिस को ट्रिगर करवाता है, ठीक है। तो ये डीएनए डैमेज जो हमने शुरुआत में देखा था कि डीएनए डैमेज से एपोप्टोसिस होता है, तो कैसे एपोप्टोसिस होता है अब हम ये जान चुके हैं। अगर P53 म्यूटेशन हो जाता है या एब्सेंट होता है तो एपोप्टोसिस की कैपेबिलिटी नहीं होती सेल के पास, तो ये एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंसर का कारण है, ठीक है, कि वो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाता है उन सेल्स में। आगे की बात करें तो अगला है प्रोटीन मिसफोल्डिंग, जो हमने ईआर स्ट्रेस की बात करी थी, ठीक है, उसका भी आप कॉज देख लेते हैं कि कैसे होता है वो। तो क्या होता है कि नॉर्मली तो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चैपरॉन्स होते हैं जो प्रॉपर फोल्डिंग प्रोटीन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर और यही प्रोटीन फोल्डिंग को कंट्रोल करता है, और जो भी प्रोटीन मिसफोल्डेड हो जाता है वो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम में चला जाता है। ये यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है या प्रोटीन है जिसको हमको डिग्रेड करना है क्योंकि ये मिसफोल्डेड है। तो क्या होता है, इसके ऊपर हमारी बॉडी एक यूबिक्विटिन को अटैच कर देती है, और ये जो यूबिक्विटिन अटैच्ड सेल होता है इसको प्रोटियोसोम पहचान लेता है, और ये प्रोटियोसोम इसके साथ जाके इस सेल को खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसलिए यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम इस ऐसा कहते हैं इसको। तो क्या होता है, म्यूटेशन या स्ट्रेसेस के कारण, या तो प्रोटीन जिस जीन से बन रहा है उसमें म्यूटेशन हो गया, उसके कारण मिसफोल्डेड प्रोटीन बनेगा, या कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेस है जैसे फ्री रेडिकल हुआ, एक्सटेंसिव हीट हुई, यूवी रेडिएशन हुई, इनके कारण मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनता है और वो एक्यूमुलेट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। उस एक्यूमुलेशन से क्या होता है, नंबर ऑफ सेलुलर रेस्पॉन्स ट्रिगर हो जाते हैं जिसको बोलते हैं हम अनफोल्डेड प्रोटीन रेस्पॉन्स। अब ये अनफोल्डेड प्रोटीन रेस्पॉन्स क्या करते हैं, इस अनफोल्डेड प्रोटीन रेस्पॉन्स के कारण रेस्पॉन्स में क्या होता है, चैपरॉन्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि चैपरॉन्स नॉर्मल कर सकते हैं। दूसरा, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है क्योंकि मिसफोल्डेड अपन को रखना नहीं है, और प्रोटीन ट्रांसलेशन स्लो हो जाता है क्योंकि जब अभी प्रोटीन जो बन रहा है वो मिसफोल्डेड बन रहा है तो हम ट्रांसलेशन को स्लो कर देते हैं, और इन सब के कारण क्या होता है, जो हमारे सेल है उसके ऊपर जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसका जो लोड है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर इन सब के कारण भी, मतलब अनफोल्डेड प्रोटीन रेस्पॉन्स के कारण भी, मतलब के बाद भी हमारा सेल कैपेबल नहीं होता, कॉप अप नहीं कर पाता, तो यही ईआर स्ट्रेस ही है टोटल सब कुछ, यही कैस्पेस को एक्टिवेट कर देता है जिसके कारण एपोप्टोसिस हो जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो बहुत सारे एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के एक्यूमुलेशन, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन बहुत सारी डिजीजेस का फीचर होता है, जैसे अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, हंटिंगटन। इसको एक सेकेंड, मैं इसका ना प्रोनाउंसिएशन देख लेता हूँ। हाँ तो भाई देख लिया मैंने, हंटिंगटन ही कहते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन कोई क्या पता ये भी बोल दे, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है, तो क्या पता ये भी नहीं होता होगा, चलो छोड़ो। तो बहुत सारी डिजीज़ जैसे अल्जाइमर, हंटिंगटन, पार्किंसन, टाइप 2 डायबिटीज़, इनमें क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, सेल में एक्यूमुलेट होते हैं, और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हीट, इनके डेप्रीवेशन, ग्लूकोज के डेप्रीवेशन, ऑक्सीजन के डेप्रीवेशन और स्ट्रेस जैसे हीट, एक्सेसिव हीट के कारण भी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, जिसके रेस्पॉन्स में अनफोल्डेड प्रोटीन रेस्पॉन्स होता है, और अगर फिर भी कॉप अप नहीं हो पाता तो उस सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स मीडिएटेड एपोप्टोसिस, सीटीएल मीडिएटेड एपोप्टोसिस हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं, अभी ये भी देखा था इनका एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीटीएल लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो कुछ फॉरेन एंटीजेंस जो इन्फेक्टेड होस्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, और सीटीएल लिम्फोमास खुद एक्टिवेट हो जाते हैं और परफोरिन सिक्रीट करते हैं। ये परफोरिन एक ट्रांसमेम्ब्रेन पोर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल होता है। इस परफोरिन से एक पोर बन जाता है, जिससे क्या होता है, सीटीएल ग्रेन्यूल सीरीन प्रोटीएज, एक ग्रेंजाइम की एंट्री होती है, इसके कारण सेलुलर कैस्पेज एक्टिवेट होता है, ठीक है।
अगली चीज़ एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड बाय टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली। तो ये हम देख चुके हैं कि फास्ट एल लिगेंड बाइंड टू फैस और सम नेबरिंग लिम्फोमाज, और इनके इंट्रैक्शन से मतलब हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है, और वो अक्सर सेल्फ एंटीजन के केसेस में एक्टिवेट होता है। और जब इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो फास और फैस एल, या फास में म्यूटेशन हो गया, फास्ट लिगेंड में म्यूटेशन हो गया, तो ऑटो इम्यून डिजीजेस की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मैं समझा देता हूँ इसको क्यों होता है ये। क्योंकि देखो, these are expressed on T cells that recognize self antigen and functions to eliminate self reactive lymphocytes। पहली बात तो इस लाइन को दिमाग में रखो, ठीक है? आप समझो, ये टोटल चीज से क्या हो रहा है, ये मैं समझ, एक सेकेंड, हाँ, इस टोटल चीज से क्या हो रहा है, एपोप्टोसिस हो रहा है ना? किन सेल्स का एपोप्टोसिस हो रहा है? सेल्फ रिएक्टिव, जो उन सेल्स का एपोप्टोसिस हो रहा है जो खुद के सेल्स को ही जो खुद की बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनको ही अपना दुश्मन मान लेते हैं, ठीक है, और उनको डैमेज कर देते हैं। तो मान लीजिए ये सेल होता है, ये अपनी बॉडी के सेल को डैमेज कर रहा है, तो इस मैकेनिज्म से इस सेल का एपोप्टोसिस हो गया। अब एक ऐसी कंडीशन मान लीजिए जब या तो इसमें म्यूटेशन हो गया या इस फास्ट प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया, है ना, या फास्ट प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया, इसके लिगेंड में म्यूटेशन हो गया, तो ये जो एपोप्टोसिस है ये एपोप्टोसिस होगा नहीं, ठीक है? अगर ये एपोप्टोसिस नहीं होगा तो ये जो सेल है ये एक्टिवेट है अभी भी। ये वीडियो चल तो रही है ना? हाँ, चल रही है। ये सेल एक्टिवेट है, तो ये इस सेल को मार सकता है, ठीक है? और जब ये खुद के सेल को ही मार रहा है तो ये कौन सी डिजीज हो गई? ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है? तो यही बात मैं समझा रहा था कि अगर फैस और फैस एल में म्यूटेशन होता है तो उसके कारण ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं डिसरेगुलेटेड एपोप्टोसिस के कारण। तो डिक्रीज एपोप्टोसिस यानी इंक्रीज सेल सर्वाइवल, ऑब्वियस है कि एपोप्टोसिस कम हो रहा है तो सेल सर्वाइवल बढ़ रहा है। किन किन में देखने को मिलता है? तो कैंसर्स, ऑटो इम्यून डिजीजेज, ठीक है? अभी लास्ट अपन ने ये समझाया था एपोप्टोसिस नहीं हो रहा। कैंसर में क्यों होता है? म्यूटेशन ऑफ P53, एक बहुत कॉमन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है ह्यूमन कैंसर्स में। जबकि इंक्रीज एपोप्टोसिस यानी सेल सर्वाइवल कम, यानी सेल डेथ ज़्यादा हो रही है, ये किन में देखने को मिलता है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज, जैसे पार्किंसन वगैरह की अभी अपन ने बात करी थी, इस्चेमिक डिजीजेज, इनमें भी एपोप्टोसिस बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसी के साथ मैंने एपोप्टोसिस के बारे में बहुत कुछ बताया। होपफुली आपके फ़ायदा आपके काम आएगा, ठीक है? और लास्ट में यही बोलता हूँ कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब इससे ज़्यादा तो क्या बोलते होंगे, हाँ बस, और कमेंट भी कर दो, ठीक है? थैंक यू लिख देता हूँ मैं, थैंक यू। This was Jayant Sharma फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। भाई हमारे बाड़मेर का भी नाम होना चाहिए। थैंक यू।